वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर करने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को वन शॉट में हम करने वाले हैं कवर। ध्यान रखना, तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और फटाफट सारी चीज़ें कवर करना है। हम एनसीईआरटी की सारी चीज़ें तो कवर करेंगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ पर एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा लिमिटेड दे दिया उन चीज़ों को भी हम करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी कभी कभी पूछा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके एनसीईआरटी वही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का अप्लाई किया जाता है, परंतु क्वेश्चंस जो होते हैं इस तरीके से आते हैं कि हमें फिर कन्फ्यूजन होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हमें साथ में कवर करना है। देखिए, इस वाले पहले वाला जो पैराग्राफ आपको दे रखा है इस चैप्टर का, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। मतलब ध्यान रखना, एनसीईआरटी में कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जिनको आप स्किप कर सकते हैं। तो इस वाले कवर पैराग्राफ में क्या चीज़ें दे रखी है आपको उन पर ध्यान देना है। क्या दे रखा है? फूड जो है वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे ऑर्गेनिज्म की। मेजर कंपोनेंट फूड के हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। इन तीन से ही हमें मेन एनर्जी मिलती है। हम विटामिन्स भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं। ये थोड़ी कम क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि विटामिन से और इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ये केवल हमारे एक तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायरमेंट होता है इनका, ध्यान रखना है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो हमें फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि ये हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है और साथ में ही जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी रिपेयरिंग किसके कारण होती है? जो लगातार माइटोसिस चल रही है बॉडी के अंदर रिपेयरिंग करने के लिए, वो एक्चुअल में उस कब चलेगी? जब सेल के पास में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन होगा, तब जाकर। वाटर जो है, हम वाटर भी लेते हैं। वाटर क्यों लेते हैं? क्योंकि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सोलवेंट होता है और सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, यानी कि इनको डाइजेशन करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर क्यों जरूरी है और बॉडी के लिए? क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, ध्यान रखना। तो ये बॉडी को डिहाइड्रेशन बचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी हर एक सेल के अंदर कम से कम 80, लगभग आपको पता है 70 से लेकर 85 तक वाटर रहता है हर सेल के अंदर, और हर एक सेल को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वाटर बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? हम कई तरीके के फूड मटेरियल लेते हैं। देखिए, आप क्या लिखा हुआ है? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो हम जो लेते हैं, जैसे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं वो जनरली स्टार्च के फॉर्म में हम लेते हैं, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में लेते हैं। प्रोटीन को लेते हैं, वो प्रोटीन जो है वो भी खुद मैक्रोमोलिक्यूल से, साथ में फैट जो लेते हैं वो भी मैक्रोमोलिक्यूल से। तो ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होते, पहले इनको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल से हमें माइक्रोमोलिक्यूल बनाना पड़ता है, तब जाकर वो डाइजेस्ट हो पाता है। क्लियर है? तो इसलिए हमें इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में डाइजेशन का मतलब ही क्या है? जो हम बड़े बड़े लार्ज फूड मटेरियल को खा रहे हैं, इनका स्मॉल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन होना। क्लियर है? तो इसलिए दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो इसलिए इनको छोटे पार्ट में तोड़ने की जरूरत होती है, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। क्लियर है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में तोड़ने को क्या कहा जाता है? डाइजेशन कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। क्लियर है? अच्छे से याद रखना है। एंड इज कैरिड आउट बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड होती है डाइजेशन की, ध्यान रखना। आप सिंपल से समझिए, दो तरीके से डाइजेशन होता है। एक तो मैकेनिकल तरीके से, जैसे कि आप खाना चबा रहे हो मुंह के अंदर उसको, तो वो हो गया मैकेनिकल तरीके से। और जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में बायोकेमिकल डाइजेशन ही मेन डाइजेशन होता है, जो फूड मटेरियल को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बनाता है। तो वो क्या होता है? एंजाइम्स करेक्शन। एंजाइम्स बहुत तेजी से काम करते हैं और वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्ट में फूड को तोड़ देते हैं। तो दो तरीके से डाइजेशन होता है, एक तो होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है बायोकेमिकल डाइजेशन, जिसको हम केमिकल डाइजेशन कह सकते हैं। क्लियर है? तो एंजाइम्स के एक्शन को हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर जो फूड मटेरियल होता है वो छोटे छोटे पार्ट में जो टूटता है उसी को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आप देख लें, कौन कौन से फूड मटेरियल कैसे टूटेगा, क्योंकि मेन फूड मटेरियल को बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है? देखिए, हमने देखा हमारे 3 मेन फूड मटेरियल हैं। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे ज़्यादा हम जो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट फाइनली जब डाइजेस्ट होगा तो ये सबसे छोटे पार्ट में किस में टूटेगा? ग्लूकोज के अंदर टूटेगा। ठीक है? तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। उसके बाद में जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस में टूटेगा? वो अमीनो एसिड में टूट जाएगा आखिरी में जाकर, तो ये अमीनो एसिड में टूट जाएगा। ठीक है? जो हमारा फैट वाला पार्ट है वो किस में टूटेगा?
ग्लाइसेरोल में टूटेगा प्लस फैटी एसिड में टूटेगा। तो ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड में कौन टूटता है? फैट वाला पार्ट टूटता है। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो आखिरी में जाकर किस में टूट जाती है? नाइट्रोजन बेस में, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर के अंदर जाकर टूट जाती है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट जरूर आपको ध्यान रखना है कि कौन डाइजेस्ट होकर किस में टूटता है। क्लियर है? तो जब डाइजेशन फाइनली हो जाता है, हम देखेंगे किस तरीके से डाइजेशन होता है, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उससे ग्लूकोज बन जाएगा, जो भी हमने प्रोटीन खाया उससे अमीनो एसिड बन जाएगी, जो फैट खाया उससे ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड्स बन जाएगी, और जो हमने न्यूक्लिक एसिड लिए उससे नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर बन जाएगा। ये सारे के सारे इधर वाले जो है ये सभी क्या है? ये सभी है मैक्रोमोलिक्यूल। ये सभी क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है। और ये इधर वाले क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। क्लियर है? तो ये सभी क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। ओके, आगे समझ में अच्छे से याद रखना है ये वाला पार्ट। अब आगे बढ़िए, ये सारा पार्ट होता कहां पर है? ध्यान रखना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीजों से मेल बना हुआ होता है। एनसीईआरटी का देखिए आप क्या लिखा हुआ है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीजों से मिलकर मेनली बना हुआ होता है। क्या क्या है? एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट, और एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड वाला पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है कि माउथ से लेकर तो एनस तक का पार्ट जो है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है, जबकि एसोसिएटेड ग्लैंड्स में कई तरीके के ग्लैंड्स आते हैं। अब इसमें ऐसे ग्लैंड भी आते हैं जो एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पाए जाते हैं, और ऐसे भी आते हैं जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जैसे लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर पाए जाने वाले ग्लैंड हैं। परंतु जैसे कि अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड की हम बात करें, या फिर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करें, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की बात करें, तो ये अंदर पाए जाने वाले ग्लैंड हैं। ध्यान रखना अच्छे से। एलिमेंट्री कैनाल का देखिए यहाँ पर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द माउथ एंड इट ओपन्स टू द पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से शुरू होती है और एनस तक खत्म होती है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ जो है उसकी कैविटी को हम बकल कैविटी कहते हैं। तो माउथ के अंदर जो कैविटी होती है इसको क्या कहा जाता है? बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहा जाता है। ओरल कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? एक तो नंबर ऑफ टीथ, यानी कि दांत की हम बात करते हैं। मस्कुलर टंग पाई जाती है। एक्चुअल में इसके तीन पार्ट होते हैं। जैसे आप मुंह खोलेंगे तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो छत है, यानी कि पैलेट जो है उसको रूफ हम कहते हैं बकल कैविटी का। जो फ्लोर है, नीचे वाला पार्ट क्या है? वो टंग वाला पार्ट है। तो फ्लोर क्या कहलाता है? टंग कहलाता है। और आगे क्या पाए जाते हैं? टीथ पाए जाते हैं। तो पैलेट, टंग और टीथ, ये तीन पार्ट इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले टीथ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो टीथ के बारे में कुछ एक दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा देखना है। ठीक है, ये टीथ का डायग्राम आपको जो दे रखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्लियर है? अगर हम इस टीथ की बात करते हैं, ये देखिए, पहले तो आप ये बकल कैविटी को आप ओपन करिए। कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। आप एनसीईआरटी की चीज़ें अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। जितना एग्जाम में आ सकता है केवल वहाँ तक हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टीथ वाला पार्ट है। क्लियर है? ये टीथ वाला पार्ट है, बकल कैविटी वाला पार्ट है। ठीक है, ये लोअर लिप दे रखा है, ये अपर लिप दे रखा है। ये आप जब मुंह खोलते हैं तो इस तरीके का लटका हुआ पार्ट जो दिखाई देता है सॉफ्ट पैलेट के अंदर, वो क्या होता है? ओव्यूला वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हार्ड पैलेट वाला पार्ट है, और ये उसके बाद वाला जो होता है ये सॉफ्ट पैलेट होता है, और सॉफ्ट पैलेट में ही हमें ओव्यूला दिखाई देता है। क्लियर है? और ये वाला जो पार्ट दे रखा है, ये गम वाला पार्ट दे रखा है, हमें ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं। और ये जो है आपकी टंग दे रखी है, जीभ दे रखी है। ठीक है, जीभ क्या बनाती है? फ्लोर बनाती है माउथ कैविटी की। क्लियर है? अच्छे से याद रखना। तो टंग क्या बनाती है? फ्लोर वाला पार्ट बनाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले टीथ को देख रहे हैं। ये जैसे हमने टीथ देखा, तो एक टीथ एक्चुअल में कैसा होता है उसको हम सही से यहाँ पर देखते हैं। टीथ एक्चुअल में कैसा होता है? देखिए, अगर हम टीथ को देखते हैं तो उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो मसूड़ों के ऊपर होता है, इसको हम क्राउन कह सकते हैं। उसके बाद में बीच वाला पार्ट जो होता है उसको नेक हम कहते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा बोन्स के अंदर धसा हुआ होता है उसको हम रूट कहते हैं। क्लियर है? तो टीथ के दांत के तीन पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट वाला पार्ट। जब हम इसके एनाटॉमी को हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? सबसे बाहर की लेयर जो होती है टीथ की वो एनामल होती है। ध्यान रखना, सबसे बाहर की लेयर जो हमें सफ़ेद दिखाई देती है, कैसी होती है? वाइट कलर की जो है ये एनामल होती है, और ये हार्डेस्ट मटेरियल है। क्लियर है? ये हार्डेस्ट मटेरियल है एनिमल्स के अंदर।
एनिमल में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल एनामल होता है, और प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर स्पोरोपोलेनिन सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो उसकी पोलन ग्रेन्स की एक्साइन लेयर में पाया जाता है। क्लियर है? सेकंड लेयर जो होती है वो डेंटाइन होती है, तो ये सेकंड लेयर जो है वो कौन सी है? डेंटाइन लेयर है। और थर्ड लेयर जो होती है वो पल्प कैविटी होती है। एनिमल के अंदर सबसे हार्डेस्ट जो है वो एनामल होता है, सेकंड नंबर पे डेंटाइन होती है, ध्यान रखना। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप याद रख लें इनके बारे में ताकि थोड़ा याद रहेगा आपको। जो एनामल है इसका सिक्रेशन जो है ये अमीलोब्लास्ट सेल से होता है, अमीलोब्लास्ट सेल से होता है। जो डेंटाइन है इसका सिक्रेशन ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है, डेंटाइन का सिक्रेशन ओडोंटोब्लास्ट सेल से होता है। जो टीथ होते हैं वो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं? एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन, मतलब एक्टोडर्म भी और मीजोडर्म भी। एक्टोडर्म से एनामल बनता है, एक्टोडर्म लेयर से एनामल का सिक्रेशन होता है, और मीजोडर्म से डेंटाइन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना। तो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। जो अंदर वाली थर्ड लेयर है पल्प कैविटी, इसके अंदर आप देख रहे हैं नर्व भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है और वेसल्स भी आ रही है। तो नर्व भी आ रही है, ब्लड भी आ रहा है, वेसल्स भी आ रहे हैं। तो नर्व की, ब्लड की सप्लाई और लिम्फ वेसल्स की सप्लाई कहाँ पर होती है? ये होती है पल्प कैविटी के अंदर। अच्छे से याद रखना। तो न्यूट्रिशन पल्प कैविटी के थ्रू ही टीथ को मिलता है। ओके, और यहाँ पर जहाँ पर ये एक्चुअल में एंट्री करते हैं इस वाले पार्ट को कहा जाता है एपिकल फोरामेन। क्या कहा जाता है? एपिकल फोरामेन कहा जाता है। कुछ चीज़ें आप याद रख लें, ज़्यादा टाइम हम एक्स्ट्रा नहीं चीज़ें देखेंगे, पर यह है कि ये इतनी चीज़ें ज़रूर आपको जाननी चाहिए इसके अंदर टीथ में। यहाँ पर बोन्स के अंदर धसे हुए रहते हैं, और बोन्स को जोड़ने, बोन्स से टीथ को जोड़ने का काम कौन करती है? सीमेंटम लेयर का करती है, जिसको सीमेंट भी हम कहते हैं। ओके, अच्छे से समझ में आ गया टीथ वाला पार्ट। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब ये टीथ के, हमारे ह्यूमन के टीथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इन पर ध्यान देखना है। ह्यूमन के टीथ कैसे कैसे होते हैं? 3-4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ह्यूमन टीथ के याद रखना है। पहली चीज़ ये याद रखना है कि ह्यूमन के टीथ जो होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? थिकोडोंट का मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा अंदर जो बोन में पाए जाते हैं। तो जो बोन के अंदर काफ़ी अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? थिकोडोंट कहा जाता है। लिखा हुआ देखिए, एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जोबोन। जोबोन, तो जोबोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर धसे हुए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? थिकोडोंट कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद में अधिकतर जो मैमल्स की हम बात करें या फिर हम हमारे ह्यूमन की बात कर ले, तो ह्यूमन के अंदर कैसे होते हैं? जो होते हैं वो डाइफायोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब है 2 टाइम्स आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। आपको पता है, हमने देखा है कि बचपन में हमारे दूध के दांत आते हैं जिनको हम डेसिडुअस टीथ कहते हैं या मिल्क टीथ कहते हैं, और बाद में हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। जो डेसिडुअस टीथ होते हैं उनका ध्यान रखना है। पहले मिल्क, ये टीथ का फॉर्मूला आप जरूर याद रखें। टीथ को हम कैसे निकालते हैं? टीथ इन अपर जो ऊपर के जबड़े में दांत होते हैं, अपर जो के अंदर टीथ, अपन लोअर जो के अंदर टीथ। ठीक है, तो ऊपर के जबड़े में दांत, अपन नीचे के जबड़े में दांत, और हम एक तरफ का गिन लेते हैं, इसके लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाता है बच्चों के दांत का, तो बच्चों का दांत क्या होगा? 2 1, क्या होगा? 2 1 0 2। इसका मतलब क्या है? 2 1 0 2, 2 1 0 2। हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये सामने वाले जो दांत दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है इंसाइजर, जो साइड में होते हैं उनको कहा जाता है केनाइन, जो पहली वाली दाढ़ होती है उनको कहा जाता है प्रीमोलार, और लास्ट में जो दाढ़ें होती हैं उनको कहा जाता है मोलार। तो इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलार और मोलार, ICPM ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है। और ये बच्चों का हमने देखा, तो यानी कि बच्चों के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, एक तो प्रीमोलार नहीं पाए जाते हैं। कौन से नहीं पाए जाते हैं? प्रीमोलार नहीं पाए जाते हैं, और साथ में ही थर्ड मोलार भी नहीं पाया जाता है। तो बच्चों के अंदर एब्सेंट कौन कौन से हैं? एक तो प्रीमोलार नहीं पाया जाता, ध्यान रखना, तो प्रीमोलार एब्सेंट है, और एक थर्ड मोलार जो है वो भी एब्सेंट होता, अच्छे से याद रखना है। प्रीमोलार और थर्ड मोलार बच्चों के अंदर एब्सेंट होते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर टोटल दांत कितने हो जाएंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना दांत हो जाएगा? तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, उसके बाद में 2 2 जा 4, तो 4 2 4 अपॉन 4 2 4 कितने हो जाएगा? 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 4 10, 10 ऊपर के जबड़े में हो गए और 10 ही नीचे के जबड़े में हो गए। टोटल दांत कितने हो जाते हैं? 20 दांत। तो बच्चों के अंदर टोटल दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अच्छे से याद रखना, जिनमें अगर आपसे पूछा जाए एब्सेंट कौन कौन से होते हैं, तो प्रीमोलार जो टोटल कितने होते हैं?
8 होते हैं। प्रीमोलार कितने होते हैं टोटल? 8। तो 8 दांत तो ये प्रीमोलार एब्सेंट होते हैं और 4 जो है टोटल वो थर्ड मोलार एब्सेंट रहते हैं। इस तरीके से बच्चों के अंदर केवल 20 दांत पाए जाते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं, अच्छे से याद रखना। और फिर आपको पता है लगभग ये 5 से लेकर 7 साल की एज में वो टूट जाते हैं और उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। क्लियर है? आगे समझ में ये वाला पार्ट। अब देखिए, तो पहली हमने ये देखा, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? जो 4 तरीके के दांत होते हैं हमारे अंदर, चारों अलग अलग तरीके के, इंसाइजर अलग तरीके के होते हैं, केनाइन अलग तरीके के होते हैं, प्रीमोलार अलग तरीके के होते हैं, मोलार अलग तरीके के होते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोडोंट। यानी कि ह्यूमन के दांत कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, क्योंकि 4 अलग अलग तरीके के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं। अच्छे से याद रखना, इस कंडीशन को कहा जाता है हेट्रोडोंट कहा जाता है। ओके, आगे समझ में अच्छे से। तो ह्यूमन के कंडीशन की, ह्यूमन के टीथ की क्या क्या मेन खूबियां हैं? पहली, थीकोडोंट होते हैं, जो बोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई में धसे हुए होते हैं। दूसरी चीज़, ये डाइफायोडोंट होते हैं, मतलब कि 2 बार आते हैं दांत उसके बाद में। तीसरी चीज़ कि ये कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के, 4 अलग अलग प्रकार के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं। अब ये तो हमने मिल्क फॉर्मूले का देखा था, क्या हुआ, यानी कि मिल्क टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2102/2102 × 2। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कभी कि बताइए दांत 17 साल की बच्चे में क्या दांत होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है आपसे। याद रखना क्या पूछा जाता है? 17 ईयर ओल्ड के अंदर टीथ का फॉर्मूला क्या होगा? 17 साल में टीथ का फॉर्मूला क्या होगा 17th ईयर में? तो याद रखना वहां पर क्या हो जाएगा? 2102/2102 × 2। क्लियर है? तो ये जब आंसर निकालेंगे आप, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर कितना आ रहा है? सॉरी, ये तो हमने 17 साल वाले का ही देखा है। इसका ध्यान रखना आपको, 21/22। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही नहीं है। तो 21/22 ध्यान रखना, 21/22 × 2। आंसर क्या आएगा इसका? आपका आ रहा है डायरेक्टली 28 आ रहा है। अब क्या आ चुके हैं यहाँ पे? देखिए, ये आई है, ये सी है, ये पी है और ये एम है। ठीक है, तो यहाँ पर प्री मोलार तो आ चुके हैं, केवल थर्ड मोलार नहीं आया इसमें। थर्ड मोलार जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ, थर्ड मोलार को क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। ये जनरली 18 साल की एज में या उसके बाद में आता है। ठीक है, 18 से 25 की एज में जनरली आता है, इसलिए ये 17 साल के दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ ने कि अगर आपसे पूछा जाए 17 ईयर ओल्ड में कितने दांत होते हैं, तो 28 दांत होते हैं। ध्यान रखना, उसमें क्या नहीं होता है? थर्ड मोलार जो होता है वो एब्सेंट होता है, याद रख लेना। थर्ड मोलार एब्सेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, थर्ड मोलार उसमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। आगे समझ में, अगर आपसे पूछा जाए परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या है, तो परमानेंट टीथ का सभी को पता है क्या होता है? 21/23 × 2। क्लियर है? आंसर क्या आएगा? 32 दांत। क्लियर है? तो अच्छे से याद रखना है, दांत के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है सारी जो आपको याद रखनी है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की मेन चीज़ों पर हम वापस आते हैं। ठीक है, देखिए, तो इतनी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो मैं एक्स्ट्रा देख रहा हूँ ना, इनको करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत है। ऐसा मत समझना कि हम ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जा रहे हैं, इतना हमें ज़रूरत है, ऐसा आप मान लेना। क्लियर है? आगे बढ़िए। तो ये हमने एनसीईआरटी की चीज़ें देखी। अब वापस इस वाले पार्ट पर थोड़ा सा और आ जाइए। हम टंग को और थोड़ा सा देख लेते हैं। ज़्यादा हम टंग के बारे में यहाँ पर बात नहीं करने वाले, पर थोड़ी सी ज़रूरत है आपको टंग के बारे में जानने की। टंग जो होती है इस प्रकार से होती है। आपसे पहली चीज़ ये पूछी जाती है टंग में कि बताइए टंग किससे अटैच होती है, कौन सी बोन से पीछे की तरफ टंग जुड़ी हुई होती है? तो हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी टंग वाला पार्ट है, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये टंग वाला पार्ट है। और ये आखिरी में इधर वाला ये हायोइड बोन दिखाई दे रही है, ये हायोइड बोन होती है, इस हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। तो पीछे की तरफ, नीचे की तरफ हम ये कह सकते हैं आखिरी वाले हिस्से में हायोइड बोन के द्वारा टंग जुड़ी हुई होती है। क्लियर है? अच्छे से याद रखना। और बाहर की तरफ पूरी तरीके से टंग जो होती है वो फ्रीली होती है, इस प्रकार से फ्रीली टंग होती है। ये टंग जो होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इस प्रकार से। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करता है? सल्कस टर्मिनालिस करती है, सल्कस टर्मिनालिस करती है, जो इसको 2 भाग में डिवाइड करती है टंग को। टंग के ऊपर पेपिला पाए जाते हैं। कितने तरीके के पेपिला होते हैं? ये फोलिएट पेपिला जो है ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर फिलीफॉर्म पेपिला पाया जाता है, फंजीफॉर्म पेपिला पाया जाता है और सर्कमवेलेट पेपिला पाया जाता है। तो इस जगह पर सर्कमवेलेट पेपिला इस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सर्कमवेलेट पेपिला होते हैं। और बाकी सारे अगर हम पेपिला की बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं,
ये इस जगह पे पाए जाते हैं, और यहाँ पर मेनली यहाँ पर छोटे छोटे पेपिला पाए जाते हैं, ठीक है। और इन पेपिला के अंदर बड्स पाए जाते हैं। तो फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमवेलेट पेपिला ह्यूमन की टंग के अंदर पाए जाते हैं। हमें टंग से किस चीज़ का पता चलता है? टेस्ट का पता चलता है। तो ये जो टिप वाला पार्ट है इस पे हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है, मीठे वाले टेस्ट का पता चल रहा है। ये जो किनारे वाला पार्ट है इससे हमें किसका पता चलता है? सोल्टी टेस्ट का पता चलता है, नमकीन का। ये वाला जो है इससे हमें सोर टेस्ट का, खट्टे टेस्ट का पता चलता है। और जो ये वाला सेंटर वाला पार्ट होता है इस जगह का, इससे हमें बीटर टेस्ट का पता चलता है, यानी कि कड़वे टेस्ट का पता चलता है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको केवल टंग के बारे में याद रखनी है, ठीक है। आइए समझ में अच्छे से। टंग का और काम क्या होता है? स्पीच में भी हेल्प करती है टंग, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब ये टंग आप देखेंगे, आप जब ऊंची करेंगे टंग को, तो उसके नीचे वो जुड़ी हुई होती है बकल कैविटी से। तो ये आपसे पूछा जाता है कि नीचे की तरफ बकल कैविटी से टंग किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? तो ये जुड़ी होती है फ्रेनुलम लिगामेंट से, जिसको हम फ्रेनुलम लिंग्वी कहते हैं। क्या कहा जाता है? फ्रेनुलम द्वारा, फ्रेनुलम लिंग्वी द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो अच्छे से याद रखना। तो नीचे की तरफ जो टंग होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? फ्रेनुलम लिंग्वी से जुड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। एक बार हम एनसीईआरटी को शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी, देखिए। पहले तो आप ये डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। पहले हमने जो ये पार्ट देखे हैं अभी टीथ के और टंग के, इनको हम पहले एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी इनके बारे में क्या कहती है। तो ये हमने फॉर्मूले सारे देख लिए हैं जो एनसीईआरटी ने आपसे बात की है टीथ के बारे में। तो ये टीथ के हमने सारी चीज़ें देख ली, कवर कर ली है। आज पढ़ लेना एक बार। इंसाइजर केनाइन, प्रीमोलार, मोलार वाला पार्ट है। और ये फॉर्मूला जो है ये एडल्ट के टीथ का है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो परमानेंट टीथ है उनका फॉर्मूला है, ठीक है। टीथ जो है आपको दे रखा है यहाँ पर, एनामल वाला पार्ट दे रखा है जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ये खाने को चबाने में हेल्प करता है। टंग जो होती है फ्रीली मूवेबल होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती है, और नीचे की तरफ ओरल कैविटी से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अपर सरफेस जो होती है टंग की, उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिनको पेपिला कहते हैं। और इन पेपिला के अंदर टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है। स्वाद की कणिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। अच्छे से ध्यान रखना है, क्लियर है। अब इस वाले पार्ट पर आ जाइए वापस। ये जो हमारा डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाला, इस वाले पार्ट को अच्छे से याद रखना है। देखो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट दे रखा है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, ये माउथ वाला पार्ट है। माउथ के अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। और ये बकल कैविटी जैसे ही ओपन होती है तो फेरिंग्स में ओपन होती है। तो खाना जो है वो कहाँ जाएगा? पहले बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स जो है ये कॉमन है एयर और फूड के लिए, ध्यान रखना। तो इसमें हवा भी जाती है तो भोजन भी जाता है, फूड भी जाता है, दोनों के लिए कॉमन पाथ होता है फेरिंग्स जो है, क्लियर है। इसके बाद में खाना कहाँ पर जाता है? फूड पाइप के अंदर जाता है। ये फूड पाइप है, यहाँ पर ये फूड पाइप दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के अंदर खाना जाता है, ये फूड पाइप कहलाता है, भोजन का पाइप है। उसके बाद में भोजन पाइप से कहाँ जाता है? स्टोमक के अंदर जाता है। और स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? ये सबसे पहला वाला पार्ट जहाँ पर खुल रहा है इसको हम कहते हैं कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक पार्ट होता है इसका। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कहलाता है, इसका फंडस पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस कहलाता है। ये जो बड़ा सा पार्ट है इसका ये बॉडी कहलाता है, ये बॉडी कहलाता है। और इसका जो आखिरी पार्ट है ये कहलाता है पाइलोरिक, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से, जो हमारा ये स्टोमक है इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक वाला पार्ट। अब यहीं से पाइलोरिक वाले पार्ट में देखो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जहाँ से जैसे ईसोफेगस से कार्डियक वाले पार्ट में जो फूड ओपन होता है यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर को कहा जाता है। मैं सारी चीज़ें यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि आपको जब एनसीईआरटी हम रीड करेंगे तो आपकी सारी चीज़ आ जाएगी फिर, ठीक है। इस जगह पर क्या पाया जाता है? गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर, गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर पाया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये स्फिंक्टर क्या कहलाता है? इसोफेगस और स्टोमक के बीच का गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर। और इधर पाइलोरिक वाला पार्ट जो है इसका आपके स्टोमक का वो ड्यूडेनम में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है। इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो पाइलोरिक के बाद ही ओपन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, क्लियर है। ये अच्छे से याद रखना। अब इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन शुरू हो जाती है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है,
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा गया है, इसको ध्यान रखना। पहले तो इंटेस्टाइन का पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, ये जनरली हमारा इस प्रकार से सी शेप का होता है, ठीक है। तो ये सी शेप का ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम के बाद में सेकंड पार्ट जो होता है वो जेजुनम वाला पार्ट होता है, तो सेकंड पार्ट जेजुनम होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड पोर्शन होता है। उसके बाद में जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम होता है और ये हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, ठीक है, ये हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। इलियम लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर खुलता है। ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए इलियम कहाँ पर जाकर खुलता है, तो ये खुलता है सीकम में। कहाँ पर खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम है जिसमें इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट खुलता है। यहाँ पर भी वाल्व पाया जाता है, जहाँ पर ये खुलता है वहाँ पर वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व का नाम होता है, याद रखना अच्छे से, इलियो सिकल वाल्व। क्या कहते हैं इसको, इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है, क्लियर है, या स्फिंक्टर हम वर्ड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से कहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में ओपन हुआ। अब सीकम के बाद में होता है कोलोन वाला पार्ट, और कोलोन के कितने पार्ट होते हैं टोटल, कोलोन के होते हैं यहाँ पर, एक तो पहले वाला एसेंडिंग कोलोन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे हम कहेंगे एसेंडिंग कोलोन। फिर इधर की तरफ जा रहा है इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। फिर नीचे की तरफ जा रहा है इसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। फिर यहाँ से घूम रहा है इसको कहेंगे सिग्मोइड कोलोन, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। और आखिरी वाला पार्ट जो होता है वो इसका रेक्टम होता है। रेक्टम जो होता है ये फीकल मैटर को, अनडाइजेस्टेड फूड की हम जो बात कर रहे हैं, जो फीकल मैटर है उसको स्टोर करने का काम करता है। और रेक्टम का अंतिम भाग जो होता है वो एनस कहलाता है, रेक्टम का अंतिम भाग जो है वो एनस कहलाता है। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। बकल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड भी पाए जाते हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, वो आपको इस एनसीईआरटी की थ्योरी में देखने को मिलेगी, तो उसको हम ज़्यादा देर नहीं देखेंगे क्योंकि वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये फेरिंग्स वाला पार्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं यहाँ पर जो लिखी हुई है इसमें, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम आप देख लीजिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारा ये वाला डायग्राम है इसको देख लीजिए एक बार, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने अभी देखा था कि फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन होता है फूड और एयर के लिए, तो फूड और एयर के लिए फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पाथवे होता है। तो जैसे ही यहाँ पर ओरल कैविटी के अंदर फूड यहाँ पर ओपन हो रहा है और ये फेरिंग्स ये जाएगा, उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले तो गर्दन का आप ध्यान रखें, हमारी गर्दन में आगे की तरफ जो है वो पाया जाता है ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप हम कहते हैं, और पीछे की तरफ पाया जाता है हमारा इसोफेगस वाला पार्ट, क्लियर है। तो अच्छे से याद रखना, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ये इसोफेगस वाला पार्ट जो है ये पीछे की तरफ है, जबकि ये जो लेरिंग्स के अंदर और ये ट्रेकिया वाला पार्ट है, ट्रेकिया जो है ये आगे की तरफ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ट्रेकिया आगे की तरफ होता है और इसोफेगस वाला पार्ट जो होता है पीछे की तरफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है इसको हम 3 पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं। जहाँ पर मुंह वाला पार्ट खुल रहा है, देखिए फेरिंग्स के अंदर ये मुंह वाला पार्ट जो खिल रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, ओरोफेरिंग्स कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, ओरोफेरिंग्स कह रहे हैं। जहाँ पर नाक वाला पार्ट खुल रहा है अंदर की तरफ उसको कह रहे हैं हम नेजोफेरिंग्स, तो जहां पर नाक खुलता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। और जहां पर लेरिंग्स वाला पार्ट पाया जाता है, ये इस जगह पर लेरिंग्स दिखाई दे रहा है आपको, ये लेरिंग्स वाला पार्ट होता है, कंठ जिसे हम कहते हैं। तो जहां पर लेरिंग्स वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं हम या तो हाइपोफेरिंग्स या फिर कहते हैं लेरिंजोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स या फिर क्या कहते हैं, लेरिंजोफेरिंग्स वर्ड यूज करते हैं। तो याद रखना फेरिंग्स 3 तरीके से हो सकता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली चीजें, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि जहां पर इसोफेगस, फेरिंग्स के अंदर आपको पता है इसोफेगस और इसोफेगस फूड पाइप है, और जो हमारा इसोफेगस तो फूड पाइप है और साथ में ही आपका जो ट्रेकिया है वो विंड पाइप है, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये जो इसोफेगस है इसके गेट को, इसके गेट को कहा जाता है गलेट। क्या कहा जाता है, गलेट। तो इसोफेगस का जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, गलेट कहा जाता है। और जो ट्रेकिया होता है इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लोटिस, ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये याद रखना है कि जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, उसकी ओपनिंग को क्या कहा जाता है, गलेट कहा जाता है। और जो ट्रेकिया है यानी कि विंड पाइप है उसकी ओपनिंग को क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। और इस ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप पाया जाता है, एक कार्टिलेज का फ्लैप पाया जाता है जो उसको भोजन
एक्चुअल में इस वाले पार्ट से रोकने का काम करता है, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, ये ग्लोटिस को कवर करके रखता है ताकि भोजन जो है वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, उसको कहा जाता है एपिग्लोटिस। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए एनसीईआरटी में यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप एक बार शॉर्ट में। हम ज़्यादा इसको नहीं पढ़ने वाले क्योंकि सारी चीज़ें हमने डायग्राम के थ्रू कवर कर ली है। ठीक है, तो ओरल कैविटी जो है वो शॉर्ट पेरिंग्स में ओपन होती है और ये कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए। ठीक है, एसोफेगस जो है एंड द ट्रेकिया, एसोफेगस फूड पाइप है और ट्रेकिया जो है वो हमारा विंड पाइप होता है। ये दोनों ही फेरिंग्स में ओपन होते हैं, हमें पता है। ठीक है, कार्टिलेज फ्लेप जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ये पाया जाता है इसके ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर, यानी कि विंड पाइप के ऊपर, ताकि वो उसको कवर करके रखता है। ठीक है, तो ग्लोटिस जो है वो विंड पाइप की ओपनिंग कहलाती है ड्यूरिंग स्वेलोविंग। ठीक है, अच्छे से याद रखना है, उसके ऊपर पाया जाता है ग्लोटिस के ऊपर, ताकि वो उसको कवर करके रखे, उसमें भोजन ना जाने दें। ठीक है, आगे ध्यान रखना, एसोफेगस एक पतली सी लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, फेरिंग्स से लेकर तो आगे नेक से लेकर थोरक्स वाले पार्ट, यानी कि हमारे छाती वाले पार्ट में, थोरक्स वाले पार्ट में डायफ्राम तक जाती है और फाइनली जे शेप बैग स्ट्रक्चर होता है जिससे हम कहते हैं स्टोमक, उसमें अंदर खुलती है जाकर। क्लियर है? अच्छे से याद रखना है। ओके, आगे देखिए क्या दे रखा है। हमने देख लिया था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है जहां पर वो खुलती है स्टोमक के अंदर, वहां पर। ठीक है, और साथ में आपको याद रखना स्टोमक जो है वो कहां पर पाया जाता है, लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऊपर की तरफ पाया जाता है और लेफ्ट वाले पोर्शन में पाया जाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद में फंडस वाला पार्ट होता है, बॉडी वाला पार्ट होता है जो मेन सेंटर होता है जहां पर सबसे ज़्यादा एक्चुअल में डाइजेशन होता है, और लास्ट वाला होता है जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है। क्लियर है? तो ये 4 पार्ट होते हैं इसके। ओके, अब देखिए आगे क्या दे रखा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो सी शेप होता है जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। उसके बाद में दूसरा जो है लंबा सा कोइल पोर्शन पार्ट होता है बीच में, जिसको हम जेजुनम कहते हैं, और जो हाईली कोइल्ड पोर्शन होता है उसको हम इलियम कहते हैं। जो स्टोमक होता है वो फाइनली स्टोमक जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है तो वहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है। फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। हमने देखा था वहाँ पर इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। ठीक है, ये दांत आपने देख ही लिए तो हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये टीथ को ही हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आप एक बार डायग्राम को जरूर देख लेना अच्छे से। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम वाला पार्ट होता है, कोलोन वाला पार्ट होता है, रेक्टम वाला पार्ट होता है। 3 मेन पार्ट होते हैं उसके। सीकम जो होता है ये स्मॉल ब्लाइंड से एक स्ट्रक्चर होता है, झोले के समान स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें कई सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कई सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे ई कोलाई हुआ तो इस तरीके के सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनसे उनको भी फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। अच्छे से याद रखना ये वाला पार्ट। ठीक है, आखिरी वाले पार्ट में हमें इस वाले के पार्ट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जो है आज के टाइम पर वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर, क्योंकि इसका कोई फंक्शन नोन अभी नहीं है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये सेलुलोज का डाइजेशन करता था इसलिए इसके अंदर सेलुलोज एंजाइम पाए जाते थे, परंतु आज इसका फंक्शन नहीं है इसलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, और यह सीकम से निकलता है। अच्छे से ध्यान रखना आपको। सीकम जो होती है वो आगे जाकर कोलोन में खुल जाती है। ठीक है, कोलोन जो है अगले उसके 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो एसेंडिंग कोलोन होती है, ट्रांसवर्स कोलोन होती है, डिसेंडिंग कोलोन होती है और सिग्मोइड कोलोन होती है। और फिर फाइनली कोलोन जो होती है वो रेक्टम में जाकर खुल जाती है। ठीक है, ये रेक्टम में खुल जाती है। यहाँ पर दे रखा है डिसेंडिंग कोलोन रेक्टम में खुलती है, पर एक्चुअल में सिग्मोइड कोलोन जो होती है वो जाकर रेक्टम में खुलती है। ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखिए, और ये आपको दे रखा है इसका पार्ट, यानी कि किसका पार्ट दे रखा है आपको? स्टोमक का पार्ट दे रखा है। देखिए ये वाला पार्ट जो है इसका जहाँ पर ओपन हो रहा है ये है कार्डियक वाला पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट है फंडस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है बॉडी वाला पार्ट, और ये है पाइलोरिक वाला पार्ट। तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें ध्यान रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि हर एक एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल का कोई सा भी पार्ट हो उसमें कितनी लेयर हमें देखने को मिलती है? 4 लेयर देखने को मिलती है।
कौन कौन सी 4 लेयर होती है, पहले उनके नाम जरूर आप देख लें। नाम होते हैं सिरोसा, पहली कौन सी होती है, सबसे बाहर वाली सिरोसा होती है, सिरोसा होती है, दूसरी होती है मस्कुलरिस, तीसरी होती है सब म्यूकोसा और चौथी होती है म्यूकोसा। पहले ऐसा करिए, इस वाले पार्ट को आप देखिए, जो हमारा एनसीईआरटी का पार्ट है, इस वाले पार्ट को देखिए और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है। क्लियर है? तो उन चीज़ों को आपको जरूर नोट कर लेना है। सिरोसा जो है, आपको एनसीईआरटी की चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। सिरोसा जो है वो किसकी बनी होती है, एनसीईआरटी में जब देखेंगे आप तो लिखा हुआ है थिन मेसोथीलियम प्लस सम कनेक्टिव टिश्यू, तो किसकी बनी हुई है, थिन मेसोथीलियम प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, सम कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, संयोजी ऊतक जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो थिन मेसोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो सबसे पहली वाली लेयर कौन सी है, सिरोसा है। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो सबसे बाहर सिरोसा होती है, उसके अंदर मस्कुलरीज होती है, पर मस्कुलरीज में बाहर की तरफ होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और अंदर की तरफ होती है सर्कुलर मसल। तो इसे याद रखना है, पहले सिरोसा होती है, उसके बाद में कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, फिर सर्कुलर मसल होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल फिर सर्कुलर मसल होती है। मस्कुलरीज में 2 लेयर है, एक तो बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल है, अंदर वाली सर्कुलर मसल से। उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद होती है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और फिर होती है म्यूकोसा। तो ये सीक्वेंस अच्छे से पहले तो आपको ध्यान रखना है, बार बार कई बार क्वेश्चन में पूछा गया सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये जो हमारी मस्कुलरीज है, नाम से पता चल रहा है मस्कुलरीज, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन के अंदर मस्कुलरीज लेयर है, तो सिंपल सी बात है केवल और केवल स्मूथ मसल्स की बनी हुई होगी, ठीक है। तो हमारे अंदर 3 मसल्स होती है, उनमें से कार्डियक मसल्स तो हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। जो स्मूथ मसल्स होती है वो इंटरनल ऑर्गन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारी स्केलेटल मसल्स है वो बोन्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती है, स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तीसरी वाली लेयर जो है वो है सब म्यूकोसा। इसका भी याद रखना, आपको एनसीईआरटी की पार्ट याद रखना है। इसमें लिखा हुआ लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें पाया जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। उसके बाद में म्यूकोसा लेयर होती है। म्यूकोसा जो है वो जनरली अलग अलग तरीके की लेयर होती है, पर ये मेनली एपिथेलियम की ही बनी हुई होती है। तो अच्छे से याद रखना, सबसे अंदर कौन सी पाई जाती है, म्यूकोसा वाली लेयर पाई जाती है। और इसके बीच में जो गैप होता है, उसके अंदर वाला पार्ट होता है, उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। आगे समझ में, तो ये पार्ट जरूर आपको याद रखना है। और एक्चुअल में इन लेयर में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता है अलग अलग जगह पर। जैसे कि म्यूकोसा के अंदर हमें मेनली क्या क्या देखने को मिलता है, अगर हम म्यूकोसा लेयर को देखते हैं, इसके अंदर आप मान लीजिए स्टोमक के अंदर देख लीजिए, तो स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिनको हम स्टोमक ग्लैंड कहते हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो इसके अंदर ही पाए जाते हैं। कौन सी लेयर के अंदर, म्यूकोसा के अंदर ही पाए जाते हैं। साथ में जो इंटेस्टाइन के अंदर हम बात करें, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाई का फॉर्मेशन होता है वो भी किसके अंदर होता है, इसी लेयर के अंदर होता है, म्यूकोसा के अंदर ही होता है। वहीं पर हमें म्यूकोसा एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सब म्यूकोसा जो है ये ड्यूडोनम के अंदर ग्लैंड बनाती है, जिनको हम कहते हैं ब्रनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो ड्यूडोनम के अंदर ये ब्रनर्स ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो मस्कुलरीज लेयर है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पाया जाता है स्टोमक वाले पार्ट के अंदर, और वहाँ पर हमें ओब्लिक मसल्स भी देखने को मिलती है। ओब्लिक मतलब तिरछी मसल्स, तिरछी पेशियाँ जो होती है वो भी स्टोमक के अंदर पाई जाती है। तो ये आपको थोड़ा इन लेयर्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप स्टोमक वाले पार्ट के अंदर एक चीज़ देख सकते हैं, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डायग्राम लिया है स्टोमक का, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। इसमें ओब्लिक यानी कि और तो सारी सेम लेयर रहेगी, सबसे बाहर वाली जो होती है वही सिरोसा ही होती है, देख सकते हैं आप ये। उसके बाद में सेकंड वाली जो होती है वो मस्कुलरीज लेयर है। ये मस्कुलरीज लेयर है। मस्कुलरीज में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी दिखाई दे रही है, सर्कुलर भी दिखाई दे रही है, पर एक और एक्स्ट्रा मसल्स होती है जिसको कहते हैं ओब्लिक मसल्स। और ये एनसीईआरटी ने दे भी रखा है कि आपको कुछ कुछ जगह पर ओब्लिक मसल्स पाई जाती है। तो ओब्लिक मसल कहाँ पर पाई जाती है, स्टोमक के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना अच्छे से। क्लियर है? उसके बाद में और क्या है, और बाकी हमें बताइए कि अंदर की तरफ जो होती है वो म्यूकोसा पाई जाती है, और म्यूकोसा के अंदर रूगी देखने को मिलती है। इस प्रकार की फोल्डिंग देखने को मिलती है स्टोमक के अंदर, जिसको कहते हैं रूगी कहते हैं हम, अच्छे से याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, आगे ये वाला पार्ट समझ में, बढ़े आगे, बता दो एक बार, पूरे जोश के साथ जुड़ना है, ठीक है। बिल्कुल भी जोश की कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ओके, काफ़ी ज़्यादा बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ बीच बीच में इतना ज़्यादा तेज़ी से,
ठीक है। तो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ 1 मिनट का, आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है आपको। हम देख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? टोटल 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। ये और साथ में समझ लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी बेस चलेंगे वापस आगे कंटिन्यू। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं 3 पेयरिंग में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो हमारे इस वाले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, जो कान के जस्ट नीचे गाल वाले पार्ट में हम कहते हैं, तो ये पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है, दोनों तरफ पैरोटिड ग्लैंड पाया जाता है। उसके बाद में एक होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये कहाँ पर पाया जाता है? सबलिंगुअल होता है, ये जीभ के नीचे पाया जाता है, तो जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड पाया जाता है। और सब मैंडिबुलर, या इसी का एक और नाम होता है सब मैक्सिलरी, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये इस जगह पर पाया जाता है। जनरली हम ये कह सकते हैं लोअर जा वाली पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड का भी अच्छे से याद रखना। ये मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वरना एग्जैक्ट जहाँ पर जो एंगल हमारा होता है उस जगह पर ये पाया जाता है। पर आपको एनसीईआरटी ने पोजीशन जो दे रखी है वो दे रखी है लोअर जा की पोजीशन। तो आपको याद रखना सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो लोअर जा में निचले जबड़े के वहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है? पैरोटिड ग्लैंड में आपने एक बीमारी भी देखी होगी, ठीक है, जो आपको मम्प होती है, जिसको हम कहते हैं मम्स जो होती है, गलसुआ जिसे हम कहते हैं नॉर्मली गलसुआ। तो ये एक्चुअल में ऐसी बीमारी होती है जो लाइफ में मैक्सिमम टाइम केवल एक ही बार हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक बार इसकी फिर हमें क्या देखने को मिल जाती है? एंटीबॉडीज़ जो है वो बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट बन जाती है, तो इसकी वजह से फिर दोबारा ये नहीं आती, इम्यूनिटी इसके खिलाफ डेवलप हो जाती है। तो मम्स जो है, जिसको गलसुआ कहते हैं, ये किससे होती है? जब पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पैरामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन होता है। पैरामिक्सोवायरस का जब इन्फेक्शन होता है तब ये हमें बीमारी देखने को मिलती है। अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? समझ में आ गया? कुछ 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें और थोड़ी सी याद रख लीजिए, मैं यहाँ पर जरूर आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत होती है। पैरोटिड ग्लैंड के जो डक्ट होता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पहली चीज़ तो ध्यान रखना, सारे के सारे सब जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जिन भी ग्लैंड के अंदर डक्ट पाया जाता है उनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिनमें डक्ट नहीं पाया जाता उनको कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इन सभी में डक्ट पाया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट को क्या कहा जाता है? स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेनसन्स डक्ट कहते हैं। ठीक है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है इसके डक्ट को कहा जाता है डक्ट ऑफ रिवीनस। क्या कहा जाता है? डक्ट ऑफ रिवीनस। ठीक है। और जो हमारा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके डक्ट को कहा जाता है, इसके कहा जाता है वाटसन्स डक्ट। क्या कहा जाता है? वाटसन्स डक्ट कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ी कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है, तो आपको याद रखना है पैरोटिड जो है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड है। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल जो है वो स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। अच्छे से याद रखना। तो ऐसे भी पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा सलाइवा का सिक्रेशन कौन करता है, तो सबसे ज्यादा सलाइवा का सिक्रेशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड करती है। लगभग आप ये मान लीजिए 70% सलाइवा का सिक्रेशन ये करती है। सबसे कम सलाइवा का सिक्रेशन कौन करती है? सब लिंगुअल ग्लैंड करती है। ये केवल आप ये मान लीजिए 5 से लेकर 10% के आसपास ही सलाइवा का सिक्रेशन करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सलाइवरी ग्लैंड में आपको याद रखना है। ठीक है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें बताइए, पर ये एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा आप अगर नीट जैसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी पर। क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी? ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर ध्यान रखना, यही हमारे लिए गीता है, यही सब कुछ है हमारे लिए। एनसीईआरटी तो यही हमें कवर करना है। ठीक है। फाइनल हमारा टारगेट इसमें लेक्चर्स में यही है कि हमें एनसीईआरटी कवर करना है। हम एक्स्ट्रा चीज़ें देख रहे हैं वो इसलिए ताकि हमारी एनसीईआरटी बहुत इजी हो जाए और हम कोई सा भी क्वेश्चन जो कभी कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं वो भी ना करें, अगर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा तो। ठीक है। तो याद रखना अच्छे से। ये सब चीज़ें हमने देख ली, कौन किसकी बनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें यहीं पर लिखी हुई है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान रखना, इस लेयर के अंदर जो हमारी किसकी बात की गई है? म्यूकोसा के अंदर। इस म्यूकोसा के अंदर इरेगुलर फोल्ड पाई जाती है, रूगी पाई जाती है। स्टोमक के अंदर अभी हमने देखा था रूगी स्टोमक के अंदर पाई जाती है, फोल्डिंग पाई जाती है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग पाई जाती है विलाई के अंदर। और
जिसको हम विलाई कहते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसा की लेयर में विलाई पाई जाती है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और म्यूकोसा के अंदर ही स्टोमक के अंदर हमें क्या पाई जाती है, वहाँ पर रूगी देखने को मिलती है। दो चीज़ें अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ें, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अब वापस एनसीईआरटी पर आ जाइए। ये वाला एनसीईआरटी वाला पार्ट है हमारा। ये सब चीज़ें समझ में आ गई थी ना, अच्छे से याद रखना है। ये लेक्चर इतना एफिशिएंट होने वाला है, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ें करके मिस नहीं करना है कि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है। भाई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इतना एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, पर कभी नहीं भूलोगे अगर सही तरीके से चीज़ें कवर करते गए तो। इतना पढ़ लेना, इसके अलावा भले ही मत पढ़ना, तुम नीट के लिए जा रहे हो, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रोजेक्शन कोल्ड माइक्रोविलाई। तो इसमें अंदर कई सारे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं, और इसमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ध्यान रखना, कौन सा एपिथेलियम यहां पर पाया जाता है, ब्रश बॉर्डर। जब हम एपिथेलियम को पढ़ेंगे तब देखेंगे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। जहां पर भी ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है ना, वहां का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। उसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से वहाँ पर हम ये कहते हैं कि अधिकतर जगह पर एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होता है उस जगह पर हमें ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। दो मेन जगह है जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन एक तो यहाँ पर होता है हमारा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है जिससे विलाई का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वहीं पर एक हमारा जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। जो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल होती है उसमें भी रीएब्जॉर्प्शन होता है वहां पर। तो रीएब्जॉर्प्शन के लिए भी वहां पर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। ये दो जगह अच्छे से याद रखना, बिल्कुल नहीं मिस करना है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और विलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई होती है कैपिलरीज की, ब्लड की कैपिलरीज की, एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स पाई जाती है जिसको हम लैक्टियल कहते हैं। तो बड़ी बड़ी जो लिम्फ वेसल्स होती है उनको लैक्टियल कहा जाता है, ध्यान रखना। और लैक्टियल कहाँ पर पाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर पाई जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल। तो म्यूकोसा के एपिथेलियम के अंदर, किसके म्यूकोसा के एपिथेलियम की हम बात करें, यहाँ पर बात करें इंटेस्टाइन की, उसमें गोबलेट सेल पाई जाती है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है, दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। और वो क्या करती है, ल्यूब्रिकेट करने का काम करती है। म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड भी पाए जाते हैं, स्टोमक ग्लैंड यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है स्टोमक के अंदर, वो म्यूकोसा के लेयर के अंदर पाए जाते हैं। साथ में ही क्रिप्ट पाया जाता है इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये विलाई है